नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साइंस सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो सब चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और जो हम तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था। पहले आया था डोबेराइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स, फिर मेंडलीव और अब आज हम जो पढ़ेंगे ओरिजिनल आवर्त सारणी, जो कि आज हम प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ रहे हैं। वो किसने दी थी, किस प्रकार दी थी, उसका आधार क्या था बनाने का, इस प्रकार। तो इससे पहले जो 3 वैज्ञानिक आए थे उनका जो बेस था सारणी बनाने का यानी वर्गीकरण का, वो था परमाणु भार के आधार पर। और जो इस वैज्ञानिक जो अभी हम पढ़ेंगे उसका जो बेस रहेगा सारणी बनाने में वो रहेगा परमाणु क्रमांक का। परमाणु क्रमांक वो मैंने आपको कल समझा दिया था क्या होता है। जैसे कोई तत्व को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल टाइप में होता है, यहाँ पर ये जो है परमाणु क्रमांक होता है और ये जो है वो परमाणु भार होता है, भार, और ये होता है क्रमांक। तो जो 3 वैज्ञानिक आए तो उन्होंने इसके आधार पर दिए थे अपनी वर्गीकरण। और जो आ जाएगा वो हेनरी मोजले, वो इस जेड के आधार पर अपनी जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण करेगा। तो दोस्तों देखते हैं हेनरी मोजले ने क्या बताया। तो जो हेनरी मोजले है वो 1913 में अपने 114 तत्वों को सारणी में शामिल करने के लिए आया और इसने जो सारणी बनाई वो आरोही क्रम में वही परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसका जो बिल्कुल 1 नंबर लाइक क्वेश्चन है वो ये रहेगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण में वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इससे पहले वाले मेंडलीव ने बताया था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जो इसी कारण से वो मतलब गलत साबित हुआ था। और इसने अब जो परमाणु क्रमांक अपना आधार बनाया तो इससे जो सारी कमियां थी, जो सारणी बनाने में प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी, वो सब अपने आप दूर हो गई। तो इस प्रकार मोजले ने अपनी सारणी का जो है आधुनिक रूप भी दिया है, क्योंकि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो इसी का जो बनाई हुई सारणी का रूप है वही पैटर्न पर आधारित है। तो इस नियम के कुछ पॉइंट वगैरह थे, जैसे इसने 114 तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया आरोही क्रम में, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और जो आवर्त सारणी इसने बनाई थी उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर इसने ये बनाई थी, ये भी आपको पता है, जिससे दोष अपने आप ही दूर हो गए। और मोजले ने जो अपनी आवर्त सारणी उसमें जो 18वां वर्ग यानी अंतिम जो वर्ग था उसमें सारी अक्रिय गैसों को डाल दिया था एक साथ, जो कि मेंडलीव करने में फेल था। और जो अगला पॉइंट इसका जो खास पॉइंट है वो है मोजले ने आवर्त सारणी में समस्थानिकों के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की थी। दोस्तों, समस्थानिक क्या होते हैं? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे अभी ये 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, फिर से 2, 3, यानी कि परमाणु क्रमांक इनके जो समान रहेंगे और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, होती ही है, हो सकती नहीं। तो समस्थानिक ये होते हैं इनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि इसने जो अपनी सारणी बनाई थी वो 18 वर्ग और 7 आवर्तों में विभाजित की थी। वर्ग जो होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खड़े लाइनों को वर्ग बोला जाता है और जो आड़ी लाइन होती है उनको आवर्त बोला जाता है। अभी मैं आपको इसका मॉडल बताऊंगा किस प्रकार से ये सारणी होती है, क्या है आवर्त सारणी। दोस्तों, इन्होंने अपनी सारणी में नीचे की तरफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग से व्यवस्थित किया था। इनको अलग से 2 लाइनें दी थी 14 तत्वों की, 28 तत्व हो गए उसमें, जो कि एफ ब्लॉक के तत्व अलग से बना दिए गए। उन्हें आवर्त सारणी से अलग रखा जाता है। वो कैसे अभी मैं बताता हूँ आपको। तो आवर्त सारणी में वर्ग या समूह। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 18 ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियाँ होती हैं उनको वर्ग या समूह कहा जाता है और उनके जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के निर्माण के आधार पर किया जाता है। यानी जो वर्गों का निर्माण होगा, यानी कौन सा तत्व कौन से वर्ग में जाएगा, तो वो उसका निर्धारण उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर बताया जाता है। अब वो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताऊंगा किस प्रकार से भरा जाता है, कितने ब्लॉक होते हैं प्रत्येक तत्व में, तो वो अभी हम देखते हैं। इससे पहले इनको देखने यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने से पहले आपको तत्वों के सिंबल और जो नाम है वो पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए 1 से 20 तक के जो तत्व लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको 1 से 20 तक के जो तत्व लेकर आया हूँ उनमें
ये परमाणु का क्रमांक है, ये तत्व का नाम है और ये उनके प्रतीक चिन्ह यानी इनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, कौन से सिंबल से लिखा जाता है वो ये प्रतीक है और इनके ये हिंदी में नाम है और इनका ये क्रमांक है जो कि फिक्स रहेगा। तो पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H। दूसरे पर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आगे नीचे भी और हैं। तो जो हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का है जो है He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N और जो ऑक्सीजन है उसका O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al और सिलिकॉन का जो है वो Si और फास्फोरस का P। इसी प्रकार से नीचे और भी हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सल्फर का सिंबल है S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। तो ये 1 से 20 तक के जो तत्व हैं दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको इनका नाम और जो परमाणु क्रमांक है ये वाले जो याद नहीं रहेंगे जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भर सकते। क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि जैसे ऑक्सीजन के यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यदि आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भर सकते। इसलिए जो 1 से 20 तक के तत्व हैं वो आपको कन्फर्म याद करने पड़ेंगे दोस्तों, कंटेस्ट। और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अगले मैं अभी बताऊंगा आपको जब देखने। हाँ, तो मैं बोल रहा था आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग होते हैं, उनमें जो 18 वर्ग हैं उनको 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ब्लॉक 4 हैं, S, P, D और F। S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक। इनको आवर्त सारणी में कौन से को कहाँ पर स्थान दिया है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए जो आवर्त सारणी का एक प्रकार से मॉडल तैयार किया है अभी दोस्तों, वो समझाने के लिए जल्दी में ऐसा ही मैंने बना दिया। जब मैं आपको बनाकर बताऊंगा स्केल वगैरह से नाप तोल कर तो ये बढ़िया दिखेगा। अभी मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ कि ये जो आड़ी लाइनें हैं ये इनको बोला जाता है आवर्त, और जो खड़े स्तंभ हैं ये टोटल 18 स्तंभ हैं ये इस प्रकार से, और जो आड़ी लाइनें हैं ये 7 हैं दोस्तों। अब जो पहली लाइन और ये दूसरी लाइन है, इसमें पहली में 7 तत्व हैं, दूसरी में 6 तत्व हैं। इन दोनों लाइनों को मिलाकर S ब्लॉक का बोला जाता है। यानी कि पहला और जो दूसरा वर्ग है इन दोनों का जो कॉमन नेम वो S ब्लॉक में आएंगे। ये सारे तत्व S ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। इसके बाद जो तीसरे से लेकर यहाँ 12 तक, 3 से 12 तक के बीच डिब्बे आएंगे, यहाँ पर उनमें तत्व आएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी तत्व हैं 40 ही हैं, तो उनको D ब्लॉक के तत्व बोला जाएगा। और 13 के बाद जो ऊपर से शुरू होगा, यहाँ से 13 से जो 13 से 18 तक के जो तत्व आएंगे वो P ब्लॉक के अंदर आएंगे। जो 18वां तत्व है वो अक्रिय गैसें इसमें आएंगी दोस्तों। और जो नीचे जो अलग से आपको 2 लाइनें दिख रही हैं इनमें 14 तत्व आएंगे जो F ब्लॉक के तत्व होंगे। इनका जो कनेक्शन है वो यहाँ से आया है, लैंथेनम और एक्टिनम के 2 तत्व आएंगे यहाँ पर। यहाँ से उनके बाद वाले तत्वों को कट करके अलग से रखा गया है, क्योंकि ये इसमें यानी कि इनके गुण जो है अलग थे, इसलिए इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया। इनको अलग से ब्लॉक दिया गया है जो है ब्लॉक है। तो दोस्तों ये आवर्त सारणी का एक प्रकार से मॉडल जो कि आपके बुक्स वगैरह में भी होगा शायद, और ना हो तो आप जनरल स्टोर से पूरी आवर्त सारणी का जो मॉडल है वो खरीद सकते हो। मतलब इसको खरीद कर आप अपनी दीवार पर लगाएं घर के पर। और जो सारों तत्वों के जो जितने भी तत्व हैं इनको आपको याद करने की टेंशन नहीं है, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, इनसे आपको ये पूरी आवर्त सारणी वो रट बिल्कुल याद हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा एक दिन अलग से लेकर लेक्चर आऊँगा जो कि पूरा आवर्त सारणी के ऊपर रहेगा। उसमें कौन से तत्वों कौन से वर्ग क्या ट्रिक वगैरह है वो सब मैं आपको बताऊँगा उसमें। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो n बराबर ये संख्याएँ दे रखी हैं जो कोषों की संख्या है, और जो ब्लॉक हैं वो दे रखे हैं कि कौन से कोष में कौन सा ब्लॉक आएगा, ये फिक्स रहेंगे। जैसे ये ब्लॉक है मतलब ये दे रखा है कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से।
तो पहला n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस प्रकार से ये कोष होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोस्तों, जैसे कि पहले कोष में यहाँ बता रखा है s, तो यहाँ पर रहेगा s, दूसरे में s और p, फिर s और p। इस प्रकार से ये इस टाइप में कोष होते हैं। मतलब मैं आप ये अभी बन नहीं रहे तो थोड़े सही, लेकिन आप समझ गए होंगे कि पहला यानी कि जो नाभ ये होती है इससे जस्ट पास वाला n बराबर 1 यानी पहला कोष, फिर दूसरा कोष, फिर तीसरा कोष आता है। और ये किस प्रकार से होते हैं, तो जो पहला जो n बराबर 1 उसमें आएगा ओनली s, फिर s और p ब्लॉक, फिर आएंगे s और p दोबारा से, और फिर s p और ये d बीच में आ जाता है, क्योंकि ये d और जो f ब्लॉक हैं ये ये संक्रमण और वो अंत संक्रमण है। तो ये जो डी और एफ आएंगे वो बीच में, मतलब ये आंतरिक कोष हैं। आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये डी और एफ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये एन बराबर 4 से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, और एन बराबर जो 6 है वहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। 4 तक डी, 5वें में भी डी साथ में रहेगा, छठे से एफ आ जाएगा। तो इनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या करते हैं, वो अभी मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहला जो मैं लेकर आया हूँ 58 का सीरियम। अब 58 परमाणु क्रमांक यानी कि 58 इलेक्ट्रॉन हमारे लिए भरने हैं। और 58 इलेक्ट्रॉन भरने का जो काम शुरू करेंगे 1 से। पहले 1s में डालें। 1s में कितने जा सकते हैं, s में जाएंगे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लिख रहे हैं ना, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 1s में पूरे गए 2। फिर दोबारा अगला कोष आता है दूसरा, तो दूसरे में जाएंगे दोबारा से, पहले s में जाएंगे, s में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जाएंगे दोबारा से p में, यहाँ पर ये 2p, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन गए। वापस से आते हैं तीसरे कोष में पहले जाते हैं s में, वही 2, फिर जाते हैं तीसरे p में ही 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है चौथा कोष, तो चौथा कोष में पहले जाएंगे s में 2, अब चौथे कोष से जो डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो डी में जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, डी में जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और जो फिर 4s 3d 4p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है 5वां कोष शुरू होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक चलना है, जैसे किस प्रकार से क्या है। तो 5वें कोष में जो है एस ब्लॉक में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर वही डी में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ 3d था, इसलिए अब जो अगला आएगा वो 4d आएगा। ये 5वां कोष चल रहा है और 5वें कोष से 4d आता है। 4d 10, 5p 6, फिर आता है 6s2, 4f2, 5d 1। अब दोस्तों ये मैंने भरे किस प्रकार से और कहाँ तक, मैं यहाँ पर क्या रुका। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास थे 58 इलेक्ट्रॉन। 58 इलेक्ट्रॉन में मैंने देखो पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब यहाँ पर दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन गए। फिर से ये तीसरा कोष आता है, तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन गए। फिर ये चौथा कोष है, चौथे कोष में कितने गए, 10, 6, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन गए। इसी प्रकार 5वें में ये 18 इलेक्ट्रॉन गए, 10, 6, 16 और 2 18, और यहाँ पर जो गए वो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से टोटल 2 और 10 ये इनको जोड़ें तो ये 58 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनको ये भरते कैसे हैं, तो दोस्तों ये क्रम होता है 2 8 8 18 18 32। इस प्रकार से इन्हें भरा जाता है दोस्तों। पहले 2, फिर टोटल 8 होने चाहिए, फिर भी 8 होने चाहिए, फिर 18 होने चाहिए, फिर 18, फिर 32, यानी कि भरते चलो। और इनका योग जो है, जैसे दूसरे कोष में फिर 8 करने हैं, तीसरे कोष में 8 करने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने भरते चलो, और इनकी जो क्रमांक संख्या है उनको बढ़ाते चलो। बस यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का तरीका है। अभी अगला और भी एग्जाम्पल हम करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा ब्लॉकों के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि 2-4 ब्लॉकों के बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं। तो पहला ब्लॉक था एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन से तत्व आएंगे, तो वे तत्व आएंगे जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। वो कैसे करता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने लिया 11 पर परमाणु सोडियम परमाणु। अब सोडियम 11 पर है दोस्तों, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने शुरू किया भरना 1s2,
2s2 2p6 कितने हो गए यहाँ पर 8 और ये 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो कहाँ जाएगा, 2 तो पूरे हो गए, अब तीसरे में जाएगा। तीसरे में पहले एस में जाएगा 3s1। तो दोस्तों एस में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एस वाले में। तो ये जो सोडियम परमाणु वो एस ब्लॉक का तत्व होगा, इस प्रकार से हम पहचानते हैं। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो पहला और दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें कुल 13 तत्व विद्यमान है, जिसमें फर्स्ट जो पहला वाला कॉलम था वो था क्षार धातु, और जो दूसरा वाला कॉलम मैंने बताया था अभी आप वो था क्षारीय मृदा धातु। तो ये एस ब्लॉक है, इसकी जानकारी है थोड़ी सी। तो जो अगला ब्लॉक आएगा वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक दोस्तों आवर्त सारणी की इस साइड था, मैंने आपको बताया भी था कि बे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है। पी के लिए मैं लाया हूँ कोई एग्जाम्पल 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए दोस्तों। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक का तत्व हुआ। जो हुआ वो 13वें वर्ग से 18वें वर्ग तक के तत्व जो हैं पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। और जो पी ब्लॉक है उसमें कुछ धातु हैं, उपधातु हैं, अधातु हैं जो कंबाइन है पी ब्लॉक में। और जो डी ब्लॉक होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा तो देखते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और जो डी ब्लॉक है वो 13 से 12 तक था, मैंने आपको बताया था। इसके लिए एग्जाम्पल है 30 जिंक, 30 इलेक्ट्रॉन बनने हैं दोस्तों। अब 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर कितने हो गए 8 2 10, फिर 3s2 12 4s2 3d 10 यहाँ तक। तो ये होगा 3s2। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जो 4s2 है 4 के बाद अब कौन सा आता है 3d, तो 3d बच्चे कुछ वो सारे इसमें चले गए 3d 10। तो दोस्तों टोटल देख लो, आप गिन भी सकते हो 2 और 8 10, फिर से 8 18 18 और जो 18 और 2 20 और 10 30। तो टोटल 30 इलेक्ट्रॉन है। जो जिंक परमाणु है इसका नाम जिंक है। तो इस प्रकार डी ब्लॉक का ये तत्व हुआ। अब आते हैं डी ब्लॉक के तत्व को, जो एक लाइन यहाँ पर लिख रखी है कि डी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। और जो है ब्लॉक आता है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल 58 वो सीरियम पिछले अभी मैंने बताया था आपको 1s2 2s2 2p6 दूसरा उपकोष खत्म हुआ, तीसरा उपकोष 3s2 3p6 तीसरा उपकोष पूरा, 4s2 3d10 4p6 ये चौथा उपकोष पूरा। अब आता है 5वां उपकोष, तो 5s2 4d10 और जो वापस 5p6। इसी प्रकार 6s2 4f2। तो ये जो तत्व है वो एफ ब्लॉक का तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश कर रहा है। एफ उपकोष के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। दोस्तों आगे जो अगला लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होता है, कैसे क्या एन वगैरह कौन से ब्लॉक का कौन सा क्रम है, तो मैं अगले लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूँ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।